Hello everyone, I hope you all are doing well. This is your friend and mentor Amit and welcome to Admin Nation. तो कल हमने बात कर ली थी अबाउट एनपीए के बारे में और कंटेक्स ऑफ इट इमरजेंस उसके बारे में, मीनो ग्रुप कॉन्फ्रेंस के बारे में, फर्स्ट के बारे में, उसके 5 गोल्स, 3 एंटी गोल्स, 4 स्ट्रेटजीज, उसके इम्पैक्ट, वीकनेस और रेलिवेंस, इन सब के बारे में बात हो चुकी थी। तो आज हमने बात करनी थी मीनो ग्रुप कॉन्फ्रेंस 2 MBC 2। तो शुरू करते। ओह सॉरी, ये कहाँ से आ गया? पेन 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 जीवन का महत्वपूर्ण पार्ट है, हमेशा रखना चाहिए। हमने देखा लॉयर्स की एक खास बात होती है, आपने देखा हो, कभी नोटिस किया हो तो वो हमेशा अपनी पॉकेट में पेन रखते हैं। मेरे को नहीं पता क्यों रखते हैं, अगर आप में से किसी को पता हो तो ज़रूर बताना। कोई लॉयर अगर ये वीडियो देख रहा हो, तैयारी करने के लिए मास्टर्स कर रहा हो, पर मैंने जितना नोटिस किया है हमेशा उनकी पॉकेट में एक पेन होता है। हाँ, तो शुरू करते हैं। मीनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस सेकंड, जिसे हम MBC सेकंड प्यार से कह देते हैं, MBC सेकंड 1988 में हुई थी, 20 साल बाद। क्योंकि 1968 में फर्स्ट हुई, तो 1988 में सेकंड, देन 2008 में थर्ड, और अब 2028 में फोर्थ होगी। हर 20 साल बाद होती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक कॉन्फ्रेंस। हाँ, तो हमने देखा था मीनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस 1 में क्या बात हुई थी हमारी, अगर याद हो किसी को तो, कि लेस मोर एथिनोसेंट्रिक, सिर्फ यूएस की बातें हो रही थी। मार्केट अभी अभी उठी थी, मार्केट को चीज़ें देनी चाहिए, डेमोक्रेटाइजेशन, डीब्यूरोक्रेटाइजेशन, मार्केट को इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही थी। जो अभी तक सब चीज़ें स्टेट कंट्रोल कर रहा था कि वो मार्केट के पास जानी चाहिए, मार्केट अपने आप देख लेगी काफ़ी हद तक चीज़ों को। ये सब बात हुई थी जो आपने पिछली वीडियो देखी होगी। तो मीनो ब्रुक कॉन्फ्रेंस में वही जो 1960s में स्टेट का एरा चल रहा था, 1960s का एरा स्टेट का था, उसी को हटा के मार्केट को लाया गया था, मार्केट को इम्प्लीमेंट किया गया था। इस टाइम मार्केट नया गॉड बन चुका था, न्यू गॉड की उपाधि दे दी गई थी मार्केट को, कि मार्केट अपनी सब प्रॉब्लम अपने आप ही ठीक कर लेगा, मार्केट को किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बाकी पता है, मीनो ब्रुक MBC 2 में ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं है। इसका अगर बाद में देखें तो इसका रेलेवेंस यही है कि बस इसने ना जो MBC 1 को है ना, उसको एक कंटिन्यूटी प्रदान की है कि MBC 1 हुआ, MBC 3 हुआ, उसके बीच में एक कंटिन्यूटी की जो बात हुई है ना, वो MBC 2 में है। MBC 2 में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, ज़्यादा कुछ बातें भी नहीं हुई हैं। ये सिर्फ एक डेमोक्रेटिक जो लेगेसी थी ना MBC 1 की, उसको कंटिन्यू किया है। और इसने मार्केट आइडियोलॉजी को कुछ खासकर रिजेक्ट भी नहीं हुआ। यहाँ पे ना ज़्यादा तो कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव दिखा नहीं हमें MBC 2 में, कि किसी ने कोई क्लियर बात कही हो। बस ये है कि अभी तक थिंकर्स जो थे ना, जो बहुत ज़्यादा MBC 1 में हमें रेडिकल दिख रहे थे कि ये भी बंद कर दो, ये भी हटा दो, डेमोक्रेटाइजेशन, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डीब्यूरोक्रेटाइजेशन, एंटी पॉजिटिविज्म, एंटी टेक्निकल, एंटी हायरार्कियल, वैल्यू, रेलेवेंस, चेंज, सोशल जस्टिस, सिटीजन ओरिएंटेड, ये जो सब चीज़ें इतनी मतलब बड़ी बड़ी बातें ये सब कर दी थी ना, कि बिल्कुल एकदम नया सब कुछ अलग होने की बात हो रही थी। वो अब थिंकर्स ना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए थे। आपने देखा होगा, आप जैसे 20 साल पहले थे, 20 साल तो खैर बहुत बड़ी बात कह दी मैंने, अभी तो 20 साल का अगर फ़र्क ले, आप 5 साल पहले ही ले लो, 5 साल पहले थे और आज के दिन में आपको अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा फ़र्क दिख जाएगा। आप 5 साल पहले खुद को देखोगे, वही लड़ाइयों में, झगड़ों में, 100 चीज़ों में इंडल्ज रहते थे बंदे, पर आज हम प्रैक्टिकल हो गए हैं, सोचते हैं यार क्या करना है, कुछ हुआ है, चलो जाने दो चीज़ों को, कोई बात नहीं, होता रहता है। ऐसी सब अप्रोच, ऐसी सब बातें आने लग जाती हैं दिमाग में, इंसान ज़्यादा प्रैक्टिकल होने लग जाता है सोचने के लिए। तो वही थिंकर जो 20 साल पहले 1968 में ये सब बातें कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रेडिकल अपनी बातें रख रहे थे, वही 1988 आते आते कुछ प्रैक्टिकल दिखने लग गए थे, क्योंकि 20 ईयर चले जा चुके थे, 20 ईयर पास जा चुके थे, और थिंकर्स का पर्सपेक्टिव भी काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो चुका था। तो ऐसा बस यही चीज़ें हैं जो MBC 2 में देखने वाली हैं, बाकी ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं MBC 2 में। बाकी अगर आपको डिफरेंस देखना हो, डिफरेंस MBC 1
और MBC 2 के बीच में। तो MBC 1 जो थी वो हमारी क्राइसिस रिडन डेवलपमेंट हुई थी, क्योंकि इन्वायरमेंट ख़राब हो चुका था, इन्वायरमेंट में काफ़ी दिक्कतें आ चुकी थी, उसमें क्या कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में खुद में काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी, तो उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ आ रहा था, तो ये क्राइसिस रिडन डेवलपमेंट थी, क्राइसिस रिडन डेवलपमेंट। वही MBC 2 इन्वायरमेंट जो था मार्केट इकोनॉमी से चल रहा था, मार्केट इकोनॉमी देख रही थी, और कोर वैल्यू जो थी ना NPA की, वो कहीं ना कहीं चैलेंज हो रही थी। जो NPA ने अपनी कोर वैल्यूज दी थी, वही 5 गोल्स एंटी गोल्स, वो कॉम्प्रोमाइज हो रहे थे, तो उन्हीं के अगेंस्ट में बस यहाँ पे कुछ बातें हुई थी। इन्वायरमेंट लेड बाय मार्केट इकोनॉमी अगेंस्ट कोर वैल्यू ऑफ NPA। और सेकंड, यहाँ पे थिंकर्स जो थे लार्जली बिलोंग्स टू पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड। ज़्यादातर जो थिंकर आ रहे थे ना MBC 1 में, वो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के थे, तो बहुत नैरो पर्सपेक्टिव दिखता है हमें, कि जो सिर्फ पॉलिसी बनाने वाले थे ना, पॉलिटिकल साइंस पर्सपेक्टिव, सॉरी पहले लिख देता हूँ, हाँ, तो थिंकर्स जो थे ना वो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से ज़्यादा दिखते हैं हमें, तो काफ़ी नैरो पर्सपेक्टिव मिलता है हमें उनका, कोई ब्रॉड पर्सपेक्टिव दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ही सब्जेक्ट के सारे थिंकर्स थे, तो वो एक जैसी ही लगभग बातें रख रहे थे। देखा था ना, बहुत रेडिकल, कि सभी एक जैसी ही बातें रख रहे थे, कोई उन्हें काउंटरैक्ट करने वाला नहीं था। पर यहाँ आते आते डाइवर्स बैकग्राउंड दिखने लग जाता है। क्यों? क्योंकि थिंकर्स काफ़ी फील्ड से आ जाते हैं, कुछ इकोनॉमी से होते हैं, कुछ सोशोलॉजी से, कुछ पॉलिटिकल साइंस से, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के थिंकर्स आके MBC 2 में अपनी अपनी बातें रखते हैं। एक बात और पूछ रहा था मैं, जैसे मैं डिफरेंस बताता हूँ, क्या मैं इस चीज़ को बताते बताते लिखता जाया करूँ, या पहले नोट डाउन करके रख लूँ चीज़ों को और फिर आपको समझा दूँ? जैसे ये डिफरेंसेस हो गए, या जो मुझे लिखवाना ही है बस आपको, क्या वो पहले नोट डाउन करके लिख लूँ और फिर सिर्फ एक रीडिंग देते देते आपको समझा दूँ, या ऐसे ही लिखते लिखते समझाया करूँ? बस अगर कोई देख रहा हो तो बता देना, मैं उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर लूँगा, मुझे ये ठीक लगता है। बाकी अगर आप बोलेंगे कि पहले भैया लिख कर रख लिया करो, उसके बाद चीज़ों को समझा दिया करो, मैं वो भी कर दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, तो यहाँ पे चीज़ें हमें MBC 1 में ओवर एम्बिशियस दिखते हैं। थिंकर्स रेडिकल और रिएक्शनरी अप्रोच मिल रही थी ना, जो चीज़ें चल रही थी उसके अगेंस्ट में, पर यहाँ आते आते मोर प्रैक्टिकल हो जाती हैं चीज़ें, मोर प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक एंड रिसेप्टिव। और इसके बाद कि MBC 1 में जो एजेंडा था ना, वो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, CPA को अपना एजेंडा लेके चल रहे थे। इसका कोई एजेंडा नहीं दिखाई देता, इट ड्रॉप्ड एज एजेंडा। MBC 2 में कोई अपना खुद का एजेंडा, वही बता रहा हूँ ना मैं, MBC 2 में ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट हुई नहीं है, बस कि वो इसीलिए हम उसको पढ़ लेते हैं क्योंकि MBC 1 हुई थी, सिर्फ उसकी एक लेगेसी कंटिन्यू करने के लिए MBC 1 हुई थी और MBC 2 हुई थी। सेम वही बात आपने सुना है, कौन था, अकबर के पापा हुमायूं का बाप बाबर। तो जैसे इसमें होती है, बाबर का बेटा हुमायूं का अकबर। तो जो हुमायूं था उसके लिए एक टर्म यूज करी जाती है, सन ऑफ अ ग्रेट फादर एंड फादर ऑफ अ ग्रेट सन। तो हुमायूं को इसीलिए पढ़ा जाता है क्योंकि वो अकबर का बाप था और बाबर का बेटा था, और हुमायूं ने कुछ डेवलपमेंट की नहीं है, इसीलिए ग्रेट टर्म यूज होती है, हुमायूं इज अ फादर ऑफ अ ग्रेट सन एंड अ सन ऑफ अ ग्रेट फादर। वही MBC 2 के साथ किस्सा है कि जो MBC 2 है वो इसीलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि MBC 1 हुआ था और MBC 3 हुआ है, तो उन दोनों के बीच में एक इंटरलिंकिंग का काम कर रहा है, बाकी इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पे न्यू एजेंडाज भी कुछ आ गए थे,
कोई फिक्स एजेंडा नहीं था, बस जो एजेंडा चल रहे थे उन्हीं पे बात हो रही थी, जैसे जेंडर डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट फैक्टर्स, लीडरशिप, ये और भी जगह बात हो रही थी, बस इसी पे इन्होंने अपनी अपनी बातें थोड़ी थोड़ी रख दी। हाँ, कुछ एक जो अलग से कहेंगे कि हाँ कुछ मेन डेवलपमेंट हुआ था, चलो कुछ हुआ था, वो था पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में, कि रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस था ना उसमें चेंज लाने की बात की थी, कि जो ऑलरेडी रिक्रूटमेंट हो रहा है ना गवर्नमेंट सर्विसेज में, उसको कहीं चेंज करो आप। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इनकॉर्पोरेट करो। डेमोक्रेटिक वैल्यू इनकॉर्पोरेशन की बात हुई थी, बस यही रेलेवेंस है। रेलेवेंस अगर इसको देखो ना, ये आप लिख भी सकते हो कि MBC 2 का अगर आपसे कोई रेलेवेंस पूछे कि रेलेवेंस क्या है, कुछ नहीं, कॉन्टीन्यूटी ऑफ MBC 1, ठीक है। बस यही बात है कि ये कुछ भी अपना क्लियर आर्टिकुलेट ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करने में इनसफिशिएंट रहा था। इसने किसी भी चीज़ को, कोई भी ट्रेंड है, मार्केट ट्रेंड है या किसी भी चीज़ को ना एक्सेप्ट किया था ना रिजेक्ट किया था। इसीलिए MBC 2 के लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, कंस्ट्रेंट होपफुलनेस। कंस्ट्रेंट होपफुलनेस क्यों? क्योंकि ना किसी चीज़ को एक्सेप्ट किया है ना किसी चीज़ को रिजेक्ट किया है, ठीक है। तो यही सब बातें थी, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है बेसिकली MBC 2 में, तो इतना कुछ देखने की बात भी नहीं है। बस इतनी चीज़ें अगर आप लिख देंगे ना, ये मोर देन इनफ है MBC 2 के लिए। इतना भी कोई आपके अलावा लिखेगा नहीं MBC 2 में, अगर किसी से पूछा जाए तो। अब जो इम्पोर्टेंट आता ना वो MBC 3 है, 2008। इसको हमारे प्रिसाइड करते हैं कौन? रोजमेरी ओ लेरी, ठीक है। याद है आपको MBC 1 को प्रिसाइड किसने किया था? ड्वाइट वॉल्डो, वेरी गुड। और MBC 2 को कौन प्रिसाइड कर रहे थे? वो थे जॉर्ज फ्रेडरिक्सन। और MBC 3 को रोजमेरी और लैरी, ठीक है। इसमें थीम मिली थी, इसकी थीम थी, सेकंड की कोई ऐसी थीम याद रखने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर ऑफ ट्रेडिशंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड न्यू पब्लिक सर्विसेज। ये हम पढ़ेंगे, NPM NPS, ये बात की बातें हैं। तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि क्या बैकग्राउंड रहा था। कि जो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस US में हो गई थी 2008। मार्केट क्रैश हो गया था US का 2008 में, अगर हिस्ट्री कुछ याद हो रही हो तो। लेमन ब्रदर्स याद है? लेमन ब्रदर मार्केट क्रैश, ये सब 2008 में। और भी कुछ हुआ था, याद है? नरगिस, हाँ एक्ट्रेस नहीं नरगिस, साइक्लोन नरगिस। साइक्लोन आया था ना म्यांमार में, अराउंड 1.5 लाख पीपल मर गए थे इसमें। वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग साइक्लोन है ये वर्ल्ड का। तो ये भी हुआ था। कहीं ऐसे डेट आए ना कि 2008 आ रहा है या ऐसा कुछ आ रहा है, तो आप याद कर लिया कि जो उस टाइम क्या क्या चीज़ें हुई थी, कहाँ कहाँ हुई थी, तो काफ़ी चीज़ें ना दिमाग में इस तरीके से बैठ जाती हैं। अब जैसे 2008 किसी के एकदम स्ट्राइक किया है, हाँ, तो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, लेमन ब्रदर क्रैश, नरगिस साइक्लोन, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें 2008 में हुई थी। शीचुन अर्थक्वेक भी आया था 7.9 का चाइना में। मुंबई टेरर अटैक भी हुआ था। ऐसे चीज़ों, बीजिंग में समर ओलंपिक भी हुए थे। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो ऐसे एकदम डेट आए ना, तो उसके साथ कोई कोई मेजर इवेंट हो ना, वो याद कर लिया करो। चीज़ें काफ़ी टाइम तक ऐसे याद रहती है, एक रिवीजन भी हो जाती है और काफ़ी चीज़ें भी। हाँ, तो ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हो चुका था। मार्केट बबल बस्ट हो चुका था इस टाइम पे। मार्केट बबल, जो कह रहे थे ना कि मार्केट ही सब चीज़ों को संभाल लेगा, मार्केट न्यू गॉड है, वो बबल, वो जो चीज़ें सोच रहे थे वो बस्ट हो चुकी थी। प्लस टेररिज्म, ये एक नया चैलेंज था उस टाइम का। उसके साथ क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी,
टेक्नोलॉजिकल चेंज, फास्ट लेवल पे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी। तो इन सब को टैकल करने के लिए जो ओल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था ना, वो इतना कामयाब नहीं हो पा रहा था, क्योंकि नई नई प्रॉब्लम इमर्ज हो रही थी, नया टाइम था। इन्वायरमेंट, MBC3 के टाइम पे इन्वायरमेंट क्या था? पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म आ चुके थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, न्यू लिबरल फिलोसफी, इसका इमर्जेंस हो चुका था। कैसे न्यू लिबरल फिलोसफी अपनी रूट्स देती है एलपीजी को, ये हम जब एलपीजी टॉपिक डिस्कस करेंगे तब देखते हैं। पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच यहाँ पे चल रही थी। पोस्ट ब्यूरोक्रेटिक मतलब कि ब्यूरोक्रेसी ना बहुत चीज़ों को टैकल करने के लिए इनसफिशेंट थी। जैसे कि याद हो आपको कि साइक्लोन की बात करते हैं, साइक्लोन कैटरीना। एक तो यही समझ नहीं आता ये सब हीरोइनों के नाम क्यों देते हैं साइक्लोन को, यहाँ पे नरगिस, यहाँ पे कटरीना। हाँ, तो साइक्लोन कटरीना यूएस में आया था 2006, मैं याद कर पा रहा हूँ तो 2006 में साइक्लोन कटरीना आता है। तो इसमें अराउंड 125 बिलियन US डॉलर का नुकसान होता है, और ब्यूरोक्रेसी इसको टैकल करने में कामयाब नहीं रही उस टाइम पे। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल उठने शुरू हो गए कि जो आप अप्रोच दे रहे हैं क्या वो ठीक है? तो इन सबको भी टैकल करना था उस टाइम पे, तो भी MBC उसके लिए भी काम कर रहा था। और जो वर्ल्ड था ना, वो काफ़ी स्पीड से चेंज हो रहा था, उसको भी देखना था। जैसे हमने बात की थी यहाँ पे सब टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, वर्ल्ड एक काफ़ी हाई पेस पे चेंज हो रहा था, जैसा अब तक लोगों ने नहीं देखा था ना। अगर आपने देखा हो, जो हमारी जनरेशन, करंट जनरेशन, इसने बहुत से चेंजेस देखे हैं। अगर आप मेरे टाइम से आते हैं, अराउंड 1995 के अराउंड के अगर आप बोर्न हैं, तो आपने देखा होगा एक टाइम पे हमारे पास टीवी भी किसी किसी घर में होता था, सबके घर में टीवी नहीं होता था उस टाइम पे, पर आज सबके पास है। मोबाइल फ़ोन किसी किसी के पास होता था घर पे, जैसे कि किसी के सरपंच के या पार्षद के, इन सब के घर पे होता था। जैसे हमारे तो जानकारी में थे, तो अगर किसी का फ़ोन आ रहा है तो वहाँ पे आ रहा है, तो जाके बात कर ली कि अच्छा, फ़ोन आवाज़ दे के बुलाते थे कि अच्छा ऐसा फ़ोन आ रहा है तो बात कर लो। तो ऐसे ऐसे उस टाइम पे होता था। तो हमारी जनरेशन ने काफ़ी चेंज देखे हैं, रैपिड चेंजेस देखे हैं, जो आज से पहले की जनरेशन ने नहीं देखे थे। आज से अगर आप पहले जाओ ना, 1989, ज़माना बिल्कुल वैसे ही चल रहा था, थोड़ी बहुत बहुत धीरे धीरे चेंज आता था। पर जो 1990s के बाद का टाइम है ना, वहाँ पे ग्रोथ एकदम रैपिड हुई है, वहाँ देखने वाली ग्रोथ हुई है। ऐसा टाइम किसी ने चेंज होते हुए इतनी जल्दी किसी ने देखा नहीं था। अगर आप अपने दादा दादी से बात करेंगे ना, वो 1990 से पहले की एक जैसा सही टाइम चल रहा था, कुछ ज़्यादा इतनी इनोवेशन थी नहीं उस टाइम। पर अगर किसी को 1990s के बाद का ज़माना कोई देखता है ना, तो वो उसको देखने में आएगा यार एकदम ड्रास्टिक चेंज, ऐसे एक्सपोनेंशियल चेंज हुआ है 1990s के बाद। ये 1990s का एरा ले लीजिए आप। पहले जो चीज़ें बहुत धीरे धीरे चेंज हो रही थी ना, वो 1990s आते आते एकदम रैपिड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दी है उन चीज़ों ने, एक्सपोनेंशियली हमने चेंज देखा है। तो इन सब को डील करने के लिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, वो कहीं ना कहीं जूझ रहा था, हम ये कह सकते हैं। और इसमें क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज़, पहली बार MBC3 में डेवलपिंग कंट्रीज़ से लीडर्स को बुलाया गया था, थिंकर्स को फर्स्ट टाइम। जो अभी तक सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज़, वेस्टर्न वर्ल्ड इन्फ्लुएंस कर रहा था, वहाँ डेवलपिंग कंट्रीज़ से भी कुछ थिंकर्स आए। हाँ, वो अलग बात है कि कुछ लिमिटेड एरिया से आए, जैसे जापान, कोरिया, साउथ अफ्रीका। इंडिया से कोई स्कॉलर नहीं था। और यार MBC4 में भी शायद ही कोई इंडिया से हो, क्योंकि इंडिया में कोई स्कॉलर है नहीं काम का, कोई थिंकर काम का नहीं है इंडिया में। अब रियलिटी पूछो तो भट्टाचार्य जी को देख लीजिए या फाड़िया को देख लीजिए, वो सिर्फ कॉपी पेस्ट वाली बात मुझे दिख जाती है काफ़ी हद तक। कोई अपना कंट्रीब्यूशन नहीं है उनका खुद का कंट्रीब्यूशन। हाँ, तो इनका भी कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि MBC3 का आखिर कंट्रीब्यूशन क्या था। पहला, अगर आपको याद हो, फर्स्ट क्लास में बात हुई थी, डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन आ चुकी थी, याद है क्या है? मैं बताता हूँ। सोशली, याद कर लेना, अच्छी है, कहीं भी लिखनी हो ना, एम्बेडेड प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव रिलेशनशिप, डायलॉग्स एंड एक्शन टू promote human flourishing
फ्लरिशिंग फॉर ऑल। ठीक है, यहाँ पे सोशली एम्बेडेड प्रोसेस। अब शायद आपको कुछ हद तक डेफिनेशन समझ नहीं आनी शुरू हो जाए। पहले दिन तो जब फर्स्ट क्लास थी ये डेफिनेशन समझ ही नहीं आ रही थी, मतलब ही नहीं पता लग रहा था। अब समझ आने लग जाएगी शायद कुछ हद तक, और जैसे जैसे क्लासें बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी ये डेफिनेशन पूरी हद तक क्लियर हो जाएगी। क्या? सोशली एम्बेडेड प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव रिलेशनशिप। किसका? कलेक्टिव रिलेशनशिप, गवर्नमेंट, सिविल सर्विसेज, सबका। डायलॉग, बातें करके। एक्शन पार्ट होगा, एक्शन टू प्रोमोट ह्यूमन फ्लरिशिंग फॉर ऑल। वही सेम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जैसी जैसी कुछ डेफिनेशन लगती है, तो काफ़ी एक इंक्लूसिव डेफिनेशन दी थी। दूसरा, रेलेवेंस ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि जो पहले एथिनोसेंट्रिक दिख रही थी MBC 1 और MBC 2, वो अब मोर इंक्लूसिव हो चुकी थी। तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कंपैरिजन जब ही कर सकते हैं ना जब चीज़ें इंक्लूसिव हो। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के थिंकर्स को अगर आप लेके आएंगे तो ही आप चीज़ों को कंपेयर कर सकेंगे ना ढंग से। तो वही जो पहले एथिनोसेंट्रिक थी, एथिनोसेंट्रिक, वो इंक्लूसिव हो गई थी कॉन्फ्रेंस। चौथा, मेथड्स फॉर थ्योरी बिल्डिंग। तीसरा चौथा नहीं, मेथड्स फॉर थ्योरी बिल्डिंग। MBC 1 वो एंटी थ्योरेटिकल बात करता है, पर जो MBC 3 है ना वो मैथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म, सॉरी फॉर अगर आप कहीं अटके ना तो एक ट्रिक है मेरे पास जो मुझे पता होती है कि जैसे आप कई बार होता है कि हम बोलते बोलते बीच में अटकने लग जाते हैं, तो क्या किया कीजिए, पेंसिल लेके उसको अपने टीथ के बीच में, दांतों के बीच में ऐसे दबा ला 2-3 सेकंड तक, फिर बोलिए, तो वो अटका नहीं जाएगा। कहीं आप कॉन्फ्रेंस दे रहे हो या कुछ कर रहे हो ना तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। कई बार आपको लगे एकदम बोलते बोलते बीच में टंग स्लिप हो गई या टंग स्लिप हो रही है बार बार, तो ये ट्रिक आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो मेथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म, देखिए एक बार मैं बोल दिया ना, वो बीच में कई बार होता है कि अटक जाती है चीज़ें, टंग स्लिप होनी शुरू हो जाती है बोलते बोलते, तो ये यूज़ कर लीजिए कीजिए। हाँ, तो जो MBC 1 है वो एंटी थ्योरेटिकल बातें करता है, वही जब MBC 3 आता है तो वो मेथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म की बात करता है। क्या मतलब? मेथड जो एंटी थ्योरेटिकल टू मेथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म, ये MBC 1 में बात हो रही थी, ये MBC 3 में बात हुई है। जो पहले चीज़ें एंटी थ्योरेटिकल की, थ्योरीज की कुछ जरूरत नहीं है, वैल्यू बेस्ड अप्रोच चलेगी। एथिनोसेंट्रिक हटा के नॉर्मेटिव, एम्पेरिकल हटा के नॉर्मेटिव, वही अब बातें मेथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म। इसका मतलब होता है कि मल्टीपल रिसर्च टू स्टडी सिंगल फिनोमिना, कि बहुत सारी रिसर्च कीजिए किसी एक सिंगल फिनोमिना को समझने के लिए। इसमें ये होता है कि मतलब सीधी बात है कि टू मूव अवे फ्रॉम सिंगल रिजिड अप्रोच, कि जो एक रिजिड अप्रोच आप लेके चल रहे हैं उससे दूर होके बहुत सारी रिसर्च करके, मल्टीपल रिसर्च एक सिंगल फिनोमिना को समझने के लिए। तो यही बात हो रही थी, क्या? मेथडोलॉजिकल प्लूरलिज्म, ये इसका कंट्रीब्यूशन था। पर अब कुछ क्रिटिसिज्म भी आते हैं इसके, तो क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। क्रिटिसिज्म क्या क्या थे? क्रिटिसिज्म कुछ हो सकता है, वही मेन, ये हमेशा हर जगह ही मिलेगा। क्या? डिसिप्लिनरी क्वेश्चन, DISCIPLINARY, डिसिप्लिनरी क्वेश्चन, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है या नहीं, कोई रिजिड आपके पास रीजन है उसके लिए, वो प्रोवाइड करने में इनसफिशिएंट रहा। ठीक है, इसीलिए मोहित भट्टाचार्य MBC 3 को कहते हैं कल्डिसेक रिमेन्स, ये आप टर्म यूज कर सकते हैं, अच्छे टर्म है। कि जो डेड एंड है ना वो अभी तक है, कि अभी तक नहीं बताया गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है या नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे अभी तक क्वेश्चन है कि ये पॉलिटिकल साइंस के अंडर ही अभी भी आ रहा है या एक डिफरेंट डिसिप्लिन आप इसको बना रहे हैं। तो वो एक सटीक, एक सही जवाब अभी तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं आया है। शायद MBC 4 में आ जाए, देखते हैं क्या है। और दूसरा,
कि इन्होंने बताया कि जो गवर्नमेंट चैलेंजेस और स्ट्रेटजीज हैं वो क्लैरिफाई नहीं की गई, कि गवर्नमेंट में जो गवर्नेंस में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनके लिए कोई स्ट्रेटजीज हों, वो क्लैरिफाई नहीं की। हाँ, इन्होंने ये बता दिया कि जो गवर्नेंस है वो डार्क टाइम्स में है फिलहाल, गवर्नेंस इन इट्स डार्क टाइम्स, पर इस डार्क टाइम को रिजोल्व कैसे करना है, इसके लिए कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ आइडियाज वो MBC 3 ने नहीं दिए। मेन प्रॉब्लम यहाँ थी कि उन्होंने बता तो दिया कि गवर्नेंस डार्क टाइम में, पर इससे उभरना कैसे, इससे बाहर कैसे आना है, इसके लिए कोई स्ट्रेटजीज, कोई पॉइंट्स, कोई आइडियाज वो पब्लिक MBC 3 ने नहीं प्रोवाइड किए। और अभी भी एथिनोसेंट्रिक था ये। एथिनोसेंट्रिक आपने तो बोला था इंक्लूसिव था, हाँ इंक्लूसिव भी था, एथिनोसेंट्रिक भी था। मैं बताता हूँ कैसे, क्योंकि मेजोरिटी तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस तो दिख ही रहा था हमें कहीं ना कहीं, वो तो शायद MBC 4 में भी दिखेगा, उसको तो कहने अलग बात है। पर उसके साथ जो था ना कि अगर किसी को लिया गया था तो जापान, कोरिया, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज को बुलाया गया था। इंडिया अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ था। तो एथिनोसेंट्रिक तो दिख रहा था ना, मतलब जो एशियन कंट्रीज थी या अफ्रीकन कंट्रीज थी उनमें से लिमिटेड लोगों को बुलाया गया था, इंडिया को बुलाया तक नहीं गया, इंडियन कोई स्कॉलर नहीं गया था उसमें। तो इसीलिए एथिनोसेंट्रिक कहा जाता है इसको। ठीक है, ये 3 क्रिटिसिज्म है। और रेलेवेंस क्या है इसका, अब कुछ रेलेवेंस भी तो होगा। सबसे बड़ा कि थीम क्या थी, याद है थीम मैंने बताई थी अभी भी, तुम एक तो भूल बड़ी जल्दी जाते हो, थोड़ा याद तो रखा करो। फ्यूचर, जिसको याद थी अपने लिए ताली बजा लो। फ्यूचर ऑफ ट्रेडिशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, NPM एंड NPS। तो इस थीम ने ना एक आइडिया दे दिया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ किस तरफ रहा है, कि क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप है। उसके साथ एक क्लियर डेफिनेशन मिल गई थी, वही सोशली एम्बेडेड प्रोसेस, जो याद नहीं होती लोगों को, याद कर लेना, अच्छी डेफिनेशन है, कहीं भी पूछा जाए ना आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो इसको। सोशली एम्बेडेड प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव रिलेशनशिप, डायलॉग एंड एक्शन टू प्रमोट ह्यूमन फ्लरिशिंग फॉर ऑल। छोटी सी डेफिनेशन है, 2 लाइन की है, याद कर लो, काम आएगी। और क्लियरिटी, थ्योरी बिल्डिंग के लिए प्रोसेस में क्लियरिटी मिल गई थी। क्या, मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म, थ्योरी बिल्डिंग के लिए एक अप्रोच मिल गई थी। दूसरा, रिकॉग्नाइज सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या सिग्निफिकेंस है उसको एक रिकॉग्निशन मिल गई थी कि जो गवर्नेंस चैलेंजेस हैं वो सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही सोल्व कर सकता है, उसके अलावा कोई ऐसा सेपरेट सब्जेक्ट नहीं है जो गवर्नेंस चैलेंजेस को सोल्व कर सके। ठीक है, तो MBC जो 3 था, दैट कैन बी यूज टू डेवलप वेदर क्लैरिटी ऑन एमर्जिंग पर्सपेक्टिव ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब एक ट्रेजेक्ट्री मिल गई थी, कि किस तरफ हमारा सब्जेक्ट बढ़ रहा है, उसके लिए एक ट्रेजेक्ट्री मिल गई थी। और इससे हमें ये भी पता लग गया था कि जो MBC 4 है वो और ज़्यादा इंक्लूसिव होगा, क्योंकि MBC 1 कम इंक्लूसिव था, उससे ज़्यादा MBC 2 हुआ, उससे और ज़्यादा इंक्लूसिव MBC 3 हुआ, लेस एथनोसेंट्रिक होते गए, और MBC 4 इससे भी ज़्यादा इंक्लूसिव होगा। तो डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो यही था। अब देख लें कि MBC 1, MBC 2 और MBC 3 में क्या फ़र्क है। पहला तो ये ड्वाइट वोल्डो के द्वारा प्रिसाइड किया गया था, ये जॉर्ज फ्रेडरिक्सन, ये रोजमेरी और लैरी के द्वारा प्रिसाइड किया गया था। ये इनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, प्रेसिडेंट्स, बड़ी बड़ी उपाधियाँ। ठीक है, हाँ, तो ये देख लेना। दूसरा, ये इन्वायरमेंट क्राइसिस रिडन, कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो रखा था, उसके लिए एक क्राइसिस रिडन अप्रोच के तौर पे MBC 1 को शुरू किया गया था। ये मार्केट लेड अप्रोच से शुरू हुआ था, और ये क्राइसिस लेड अप्रोच था क्योंकि पोस्ट ग्लोबलाइजेशन इन्वायरमेंट चेंज हो रहा था, पोस्ट ग्लोबलाइजेशन
इन्वायरमेंट, मैंने बताया ना रैपिड चेंज हुआ था इस टाइम इन्वायरमेंट में चेंज, उसके लिए क्राइसिस लेड अप्रोच आई थी अप्रोच। ये ओवर एम्बिशियस यहाँ पे थिंकर्स दिखते हैं हमें, ओवर एम्बिशियस, रिएक्शनरी। यहाँ पे थिंकर की सोच बहुत ज़्यादा प्रैग्मेटिक हो जाती है, यहाँ पे भी प्रैग्मेटिक अप्रोच दिखती है हमें थिंकर्स की। यहाँ पे हमें 3 एंटी गोल्स, 5 गोल्स, 4 स्ट्रेटजीज ये दिखती हैं। यहाँ पे ज़्यादातर बात होती है जेंडर डेवलपमेंट, लीडरशिप, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इन सब की बातें यहाँ पे ज़्यादा होती हैं। और यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कौन से, ये वाले कहाँ गए, हाँ ये वाले 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन मिल गई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, रेलेवेंस बढ़ गया कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, और मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म की बात हो गई। ये यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस थे, ठीक है। यहाँ पे जो मेथड्स थे वो ज़्यादातर नॉर्मेटिव, यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं मिलती, नो क्लैरिटी। और यहाँ पे मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म, ठीक है। ये सब बातें हुई। वो अलग बात है कि इन सब में अपने अपने डिफरेंस थे, MBC 1, MBC 2, MBC 3 में अपने अपने डिफरेंस थे, पर कुछ सिमिलैरिटीज भी थी कि सभी डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की बात करते थे, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो कि उनकी कोर वैल्यू थी। ये जब आप क्वेश्चन कुछ पूछा जाए ना MBC 1, 2, 3 में, तो पहले तो आप तीनों के डिफरेंस बता देना, लास्ट में एक स्टेटमेंट मैं बता देता हूँ, वो लिख देना पूरे नंबर। स्टेटमेंट है, इवन दो दे हैव डिफरेंसेस बट दे आर आल्सो नोन फॉर देयर सिमिलैरिटीज एज दे हैव एस्पाउस्ड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एज देयर कोर वैल्यूज विच हैव बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। वही जो चीज़ मैंने अभी बताई कि उनमें अपनी अपनी तो कुछ डिफरेंसेस हैं पर सिमिलैरिटीज़ भी हैं। सिमिलैरिटीज़ क्या है कि डेमोक्रेटिक गवर्नेंस उनकी कोर वैल्यूज़ है, जो कि आगे जाके पार्ट और पार्सल बन गया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। ये एंड ऑफ द स्टेटमेंट यूज़ कर लेना। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं MBC 4 के बारे में, क्योंकि होने वाला है यार, 2028 में होगा तो सही। क्यों अभी दिखता है हमें कि इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च पेपर आने लग गए हैं। अगर आप पढ़ते हो रिसर्च पेपर तो इस पर रिसर्च पेपर कुछ काफ़ी हद तक रिलीज़ हो चुके हैं, जो कि आर्ग्यू करते हैं कि वो लेस एथिनोसेंट्रिक होगा। चीज़ें दिखने लग जाती हैं यार, रिसर्च पेपर हर जगह से आ रहे हैं, कुछ इंडिया से भी आ रहे हैं, कुछ बाहर से भी आ रहे हैं, तो वहाँ से पता लग जाती है चीज़ें लेस एथिनोसेंट्रिक हो सकती हैं और मोर ग्लोबल होंगी। लेस एथिनोसेंट्रिक प्लस मोर ग्लोबल। यहाँ पे क्या कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो है ना वो कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि जैसे आप देखते हो आजकल जो न्यू इमर्जिंग इकोनॉमीज है ना, उसमें इंडिया का भी नाम आ रहा है। इंडिया भी न्यू इमर्जिंग इकोनॉमी है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो वहाँ पे हमें दिखता है। साथ में ग्लोबल पावर G20 को देख लीजिए, G20 जैसे ग्रुप्स हैं तो वो एक अपनी मेजर इन्फ्लुएंस लेके चलते हैं। साथ में G7, यहाँ पे एशियन भी कुछ पावर्स हैं। तो यहाँ में पता लगता है G20, G7, G8, इन सब को देख के पता लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा एथिनोसेंट्रिक से हट के ग्लोबल होने लग गई हैं। चीज़ें सबको इंक्लूसिव बातें होने लग गई है। ईस्टर्न इकोनॉमीज, ईस्ट की इकोनॉमीज भी इमर्ज हो रही है ना, एशिया खुद इमर्ज हो रहा है। साथ में कोरियन स्कूल, कोरियन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब से भी काफ़ी ज़्यादा जर्नल्स निकलते हैं। तो हाँ, एक आइडिया लगता है कि इस बार जो 2028 में होगी ना वो बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव देखने को मिलेगी। चलिए, बाकी तो सब ठीक है, बाकी चीज़ें तो ख़त्म हो गई अब हमारी। सारे टॉपिक थे, जितने भी टॉपिक थे हमने सब डिस्कस कर लिए। तो पब्लिक एनपीएम हमने क्या क्या डिस्कस किया, एनपीए के बारे में हमने देख लिया कि कैसे 1887 से 1950 तक चीज़ें चली, जो मीन्स ओरिएंटेड थे, गोल्स ओरिएंटेड थे। उसके बाद MBC 1 आया कि कैसे उसने इम्पैक्ट किया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, उसकी वीकनेस, रेलेवेंस, सब में को डिफरेंसेस देख लिए, उसकी लेगेसी देख ली। MBC 4 के बारे में भी कुछ हद तक बातें कर ली। तो मोर और लेस सब चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी कल PCA के बारे में बात करेंगे, पब्लिक चॉइस अप्रोच, उसका इम्पैक्ट, उसका इमरजेंस, कैसे
न्यू लिबरल फिलोसफी की भी कुछ हद तक बातें होंगी। तो